आज के क्लास में हम लोग एक और नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। हमारे क्लास 6 के अंदर जो हिस्ट्री है, इसके अंदर हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और नए चैप्टर को आज स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्ट्री क्लास 6 के अंदर चैप्टर का नाम होगा वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। पहले चैप्टर का मतलब क्या हुआ फिर जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर को अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। वाइटल विलेजेस का मतलब हुआ कुछ ऐसे गांवों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे पहले भी, यानी कि आज से बहुत समय पहले भी इम्पोर्टेंट थे वो गांव, और आज भी उन गांवों को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इसीलिए पढ़ते हैं, है ना। कहने का मतलब हुआ इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, पहले इसका मतलब समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वाइटल विलेजेस का मतलब हुआ ऐसे गांवों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो गांव आज से बहुत समय पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था और आज भी उसको हम लोग इम्पॉर्टेंट ही समझते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग उसको आज भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट गांवों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर उस समय के गांव कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार के गांवों में टूल्स पाए जाते थे, किस प्रकार के लोग रहते थे गांवों में। तो गांवों के बारे में हम लोग A to Z इसमें जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद है थ्राइविंग टाउन्स। थ्राइविंग टाउन्स का मतलब हुआ गांव के बाद धीरे धीरे बनते बनते हमारा क्या डेवलप हो गया, धीरे धीरे शहर बन गया। मतलब अच्छे अच्छे शहरों के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एकदम फलता फूलता शहर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो शहर बाद में जाके डेवलप हुआ। ठीक है, पहले तो हर जगह पर गांव था, गांव के बाद जैसे जैसे समय बदला लोग मॉडर्न होते चले गए, गांव किस में कन्वर्ट हो गया, शहरों में कन्वर्ट हो गया, मतलब टाउन में कन्वर्ट हो गया। तो वही हम लोग इसमें सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोटा मोटी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाँवों के बारे में और शहरों के बारे में जो कि पहले हुआ करते थे, और उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे कि आखिर इन सारे गाँवों में शहरों में किस प्रकार के लोग रहते थे, किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन चलाते थे, किस तरीके का कारोबार करते थे, है ना, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। इसको जरा देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स अगो। हमारा जो ये इंडिया है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ इंडिया के आसपास का जितना भी आपको जगह दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, जैसे यदि हम बोल रहे हैं यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, इसका मतलब हुआ इसमें इंडिया भी आएगा, हमारा पाकिस्तान भी आएगा, चाइना भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा, भूटान भी आएगा, नेपाल भी आएगा। ये सब कॉन्टिनेंट का मतलब भी होता है आपके कंट्री के आजू बाजू जो कंट्री दिख रहा है वो हमारा सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। और ऐसे भी पहले तो सब एक ही था, पहले थोड़ी बटा हुआ था कि ये चाइना है, ये इंडिया है, ऐसा नहीं था। पहले सब मिला हुआ था, है ना। तो हमारे इंडिया में, चलो हम इंडिया के लोग की बात करें या फिर इंडिया के आसपास जो भी जगह है, इन सारे जगहों पर आयरन का इस्तेमाल आज से कितने समय पहले हुआ था? 3000 साल पहले। इसका मतलब है कि आज से 3000 साल पहले लोग आयरन का इस्तेमाल नहीं करते थे, उसके बाद से ही आयरन का इस्तेमाल स्टार्ट करना चालू हुआ है। ठीक है, तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल हो गया, फिर से श्रीलंका हो गया, जो हमारे इंडिया के आसपास है, मतलब इन सभी जगहों पर आयरन का इस्तेमाल आज से कब स्टार्ट हुआ था? आज से 3000 साल पहले हुआ था। ठीक है, आगे। द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेर फाउंड इन द मेगालिथ ब्यूरियल्स। कहने का मतलब हुआ कि बहुत भारी मात्रा में, जैसे आयरन का टूल्स हो गया, आयरन का वेपन्स हो गया, मतलब कि लोहा का बना हुआ हथियार, औजार, ये सब चीज़ पाया गया है ज़मीन में दफन किया हुआ। तभी हम लोग उसके बारे में अंदाज़ा लगा पाए हैं आज कि ये हथियार या फिर ये आयरन कितना पुराना था। समझ में आ रही है बात? तो बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में जगह पाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे जगह इंडिया में पाए गए हैं जहाँ पर पुराना आयरन का हथियार, आयरन का औजार, ये सब पाया गया है। और उसी को देखकर हमारे साइंटिस्टों ने क्या अंदाज़ा लगा लिया कि कितना साल पुराना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The use of iron tools was growing around 2500 years ago. These include access for clearing forests and the iron plugs here. आज से 3000 साल पहले आयरन का स्टार्ट हुआ यूज करना, और आज से 2500 साल पहले
आयरन का इस्तेमाल बहुत ही बड़े लेवल पे होने लगा था। कहने का मतलब आज से 3000 साल पहले आयरन को लोगों ने इस्तेमाल करना चालू किया, लेकिन आज से 2500 साल पहले, मतलब 500 साल का इसमें जो आपको गैप दिख रहा है, इन 500 साल में लोगों ने आयरन का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से करना सीख लिया था। अब आयरन का इस्तेमाल ये लोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? जंगलों को यदि काटना हो तो आयरन का कुल्हाड़ी बनाते थे। उसी प्रकार से यदि खेत को जोतना हो तो हल भी किसका बनाते थे? आयरन का ही बनाते थे। तो कहने का मतलब आज से 3000 साल पहले आयरन को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया आज से 3000 साल पहले। लेकिन आज से 2500 साल पहले लोगों ने आयरन का इस्तेमाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना सीख लिया था। चाहे वो जंगल काटना हो, चाहे खेत को जोतना हो, जहाँ जहाँ आयरन का इस्तेमाल हो सकता था वहाँ पे लोगों ने आयरन का इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो पहला टॉपिक क्या कंप्लीट समझा जाए, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो यदि आपसे इसमें पूछा जाए कि बताओ आयरन टूल्स और एग्रीकल्चर में आपने क्या पढ़ा, तो आपने इसमें यह पढ़ा कि आज से 3000 साल पहले आयरन का लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और आज से 2500 साल पहले लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लिया था। इसका मतलब है कि आयरन का शुरुआत से लेकर बेहतरीन तरीके से सीखने में इसको कितना समय लग गया? 500 साल लग गया। तब जाकर उन्होंने आयरन का सही इस्तेमाल करना जाना कि आखिर आयरन को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ठीक है। और एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल किया गया, खेती बाड़ी करने के लिए, मतलब खेत को जोतने के लिए इस्तेमाल किया गया लोहे का, आयरन टूल्स का। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से यदि जंगल को काट के उस पर खेती करना हो तो जंगल को जो काटा जाएगा वो किससे काटा जाता था? लोहा के कुल्हाड़ी से काटा जाता था। तो ये चीज़ था हमारा इस टॉपिक में। अगला टॉपिक है अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यानी कि इरिगेशन के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे कि पहले के ज़माने में आखिर किस तरीके से सिंचाई होता था। सिंचाई मतलब खेतों में पानी वानी डालना, लोग किस तरीके से पानी को प्राप्त करते थे, उसके बारे में हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी से इसको खत्म करके कंप्लीट करते हैं इसको। इरिगेशन, न्यू टूल्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन। देखो, किसी भी जगह का यदि आपको उपजाऊपन बढ़ाना है, मतलब किसी भी जगह का यदि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? पानी अच्छी तरीके से चाहिए होगा। इरिगेशन मतलब पानी अच्छी तरीके से चाहिए होगा। नए नए आपको टूल्स चाहिए होंगे। टूल्स मतलब नए नए प्रकार के आपको औजार चाहिए होंगे खेती करने के लिए। उसी प्रकार से सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, मतलब एक ऐसा आपको सिस्टम चाहिए, मतलब एक ऐसा आपको उपाय चाहिए जिसके थ्रू हम लोग कोई भी प्लांट लगाएं और वो ग्रो कर जाए, कोई प्लांट जल्दी मरे नहीं, डैमेज ना हो। तो कहने का मतलब हुआ किसी भी जगह का यदि आप चाहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, वहाँ पे खेती बाड़ी बहुत अच्छा हो, तो क्या होना चाहिए? आपके पास पानी का उपलब्ध होना चाहिए, मतलब पानी का कोई समस्या नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खेती करने के लिए जिन जिन चीज़ों का आपको ज़रूरत है, जैसे खेती करने के लिए आपको कुदाल तो चाहिए ही होगा, है कि नहीं? कोरने के लिए बहुत अलग अलग प्रकार के टूल्स आते हैं खेत में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सब आपको चाहिए होगा। उसी प्रकार से आपके पास तरीका होना चाहिए कि आखिर बीज को कैसे लगाना है कि वो बर्बाद ना हो, अच्छा से वो ग्रो कर जाए। ये सब चीज़ आपके पास जब होगा तो ऑटोमेटिकली आपके खेत का फसल अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, आपके खेत में उपजाऊपन बढ़ेगा। ठीक है। इरिगेशन टूक प्लेस थ्रू कैनल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। और उस समय में खेतों में जो सिंचाई होता था, मतलब खेतों में जो पानी डाला जाता था, वो कैनल के थ्रू भी, मतलब नहर के थ्रू, कुएं से, टंकी से, यहाँ तक के लोग अपना आर्टिफिशियल लेक भी बना लेते थे, मतलब अपना आर्टिफिशियल झरना, खुद से वो लोग झरना भी बना लेते थे। हाँ, इस प्रकार से भी लोग अपना पानी इकट्ठा करने के लिए, जैसे बरसात का पानी इकट्ठा करना हो तो लोग बहुत बड़ा तालाब खोद देते थे ताकि उस गड्ढे में आके, उस तालाब में आके बरसात का पानी इकट्ठा हो सके और उसको फिर बाद में खेती में उसको इस्तेमाल किया जा सके, है ना। तो इस तरीके से लोग अपने कामों को किया करते थे। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ रही है? हर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हु लिव्ड इन द विलेजेज। अब सवाल है कि सर आखिर गाँव में रहते कौन थे? गांव तो था, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गांव में किस किस प्रकार के लोग रहते थे, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हु लिव्ड इन द विलेजेज। आखिर पहले के गांवों में किस किस प्रकार के लोग ज़्यादातर रहा करते थे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर का नाम है वाइटल विलेजेस एंड और थ्राइविंग टाउन्स। तो हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? गाँवों के बारे में और शहरों के बारे में। ठीक है। तो
नेक्स्ट टॉपिक जो है जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो है हु लिव्ड इन द विलेजेस, कौन रहते थे गाँवों में, देखते हैं उनके बारे में। एट लीस्ट देयर वेयर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिव्ड इन मोस्ट विलेजेस ऑफ साउदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में और इंडिया के साउथ पार्ट में ज़्यादातर गाँवों में 3 ही प्रकार के लोग रहते थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहले के ज़माने में जो गांव हुआ करते थे उन गांवों में अधिकतर लोग किस प्रकार के पाए जाते थे। तो अधिकतर लोग कितने प्रकार के, 3 प्रकार के पाए जाते थे। ठीक है, पहले देखते हैं इन तमिल रीजन। तमिल रीजन का मतलब हुआ तमिलनाडु तरफ, मतलब साउथ में। ठीक है, यहाँ पे तमिल रीजन का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये तमिलनाडु बोलना चाह रहा है, और तमिलनाडु का मतलब किधर, साउथ इंडिया बोलना चाह रहा है। ठीक है, इसमें क्या था देखो, लार्ज लैंड ऑनर्स वेयर नॉन एज वेल्लार। मतलब तमिलनाडु के तरफ जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे उनको उस समय पे क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि साउथ इंडिया आप कभी जाओगे ना, मतलब कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आप जाओगे कभी तो वहाँ के लोगों का नाम भी बड़ा अजीब अजीब होता है ना, वहाँ के हिसाब से सूट करता है, लेकिन हम लोगों को बोलने में थोड़ा सा तकलीफ जरूर होता है, लेकिन नाम उन लोग का बहुत अजीब होता है। ठीक है, किसमें, हाँ बिल्कुल, इसमें ए साइलेंट है इसलिए इसका बोला जाता है वेल्लार। ठीक है, तो तमिलनाडु तरफ मतलब साउथ इंडिया में जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे उस समय के, बहुत समय पहले के बारे में बात कर रहे हैं, उसको किस नाम से लोग जानते थे, वेल्लार के नाम से जानते थे। जैसे मान लो कोई आदमी है जिसके पास बहुत जमीन है तो उसको लोग क्या बोलते थे, वेल्लार बोलते थे। और आज हम लोग क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं, है कि नहीं। तो पहले कुछ और बोला जाता था और आज कुछ और बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद प्लग मैन वेयर नॉन एज उजावर। प्लग मैन का मतलब वो जो खेत को जोतते हैं, जो आदमी खेत को जोतता था उस आदमी को क्या कहा जाता था, उजावर कहा जाता था। ठीक है, देखो बिल्कुल अलग यहाँ पे कहानी है। ठीक है, तो जो लोग खेत को जोतते थे, प्लग मैन का मतलब क्या हुआ, जो हल चलाते थे, तो उनको कहा जाता था उस समय पर उजावर। ठीक है, आगे लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेव्स नॉन एज कैडिसियार एंड आदिमाई। और जो लोग उस समय में थोड़ा लैंडलेस लेबर थे, मतलब ऐसे आदमी जिनके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है लेकिन वो लेबर के तौर पे काम करे दूसरे के यहाँ पे, उस प्रकार के आदमी को, या फिर जो गुलाम होते थे, और गुलाम का मतलब समझिएगा उस समय पे लोगों को ही खरीद लिया जाता था हमेशा के लिए, उसको हम लोग गुलाम कहते थे। ठीक है, इस प्रकार के लोगों को, मतलब ऐसे आदमी जिनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरे के यहाँ पे लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, वैसे आदमी, और जो स्लेव हुआ करते थे, मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, जो दूसरे के लिए काम करते थे ज़िंदगी भर के लिए, उन सभी को उस समय पे कैडिसियार और आदिमाई के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये उस समय के बोलने का तरीका था उस समय पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया साउथ इंडिया में। अगला है हमारा ग्रामा भोजाका। ये ग्रामा भोजाका क्या था भाई, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बात हो रहा कहाँ का, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नॉन एज द ग्रामा भोजाका। नॉर्थ इंडिया में जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, इन सारे जगहों पर जो गांव के हेडमैन हुआ करते थे, हेडमैन मतलब मुखिया, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था उस समय पर, ग्रामा भोजाका कहा जाता था। जैसे आज हम लोग क्या बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं ना, आज हम लोग जो गांव का हेड होता है उसको हम लोग मुखिया बोलते हैं आज, लेकिन उस समय पर जो गांव का हेड हुआ करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रामा भुजाका बोला करते थे। तो उस समय पे बोलने का तरीका और आज समय पे बोलने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि समय बदल गया ना। उस समय पे बहुत अलग अलग प्रकार का भाषा भी था, अलग अलग प्रकार के लोग भी रहा करते थे, तो आज भी हमारे पास भाषा अलग है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे हमारे बोलने का तरीका भी चेंज हो गया। ठीक है, आगे द ग्राम भोजाका वॉज द लार्जेस्ट लैंड ऑनर। और ये जो गांव का हेड हुआ करता था, मुखिया, इसको हम लोग ग्राम भोजाका तो बोलते ही थे, और गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन इसी के पास होता था, क्योंकि गांव के क्या हैं, मुखिया हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़मीन इनके पास होता था। बहुत सारा ज़मीन तो इनके पास दूसरों का होता था, हथियाया हुआ ज़बरदस्ती, समझ रहे बात को। और आज भी कई कई गाँव में ऐसा होता है कि जो गाँव का मुखिया होता है ना, अपने आप को बाहुबली समझ लेता है, जो छोटे मोटे लोग हैं उसको डरा धमका के उसका ज़मीन अपने नाम करवा लेता है, ऐसा होता है कई बार, है ना। तो उस समय पे गांव के जो हेड, जो मुखिया हुआ करते थे उसको हम लोग ग्राम भोजाका बोलते थे, और इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, आगे, हाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन इनके पास होता था। आगे
ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टीवेट द लैंड, और इनके पास खुद का गुलाम होता था। गुलाम मतलब ऐसे व्यक्ति वो अपने पास रखते थे जिनसे जो चाहे वो काम करवा सकता है। और स्लेव्स का मतलब सिंपल सा आप क्या समझोगे, गुलाम, वैसे आदमी जिनको बेच दिया गया है। और उस समय पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि उस समय पे आदमी को ही खरीदा बेचा जाता था। सोचो, मतलब आदमी को ही खरीद लिया जाता था जिंदगी भर के लिए, और वो आदमी उसका गुलाम हो जाता वो और जिसने खरीदा वो आदमी हमेशा के लिए वो क्या बन गया, मालिक बन गया। और जिसको खरीदा वो आदमी हमेशा के लिए क्या बन गया, गुलाम बन गया। और वो आदमी जो चाहता था उस गुलाम से वो काम करवाता था। जैसे मान लो घर में झाड़ू लगवाना हो, गार्डन साफ करवाना हो, खेत में हल चलवाना हो, जिंदगी भर उनका जीवन जो है उन्हीं के यहाँ पे टिकता था। मतलब बहुत घुट घुट के जिंदगी उन लोगों का चलता था। चूंकि ये गांव का मुखिया है, जमीन उनके पास बहुत ज़्यादा है, तो ये अपने पास हमेशा 4-5 गुलाम अपने पास रखते ही थे, जो इनके लिए क्या करे, सब काम करे, खेती बाड़ी करे, भैंस गाय बैल बकरी जो है सब देख रेख करे। तो ये अपने पास गुलाम भी रखते थे और कुछ हायर्ड वर्कर भी रखते थे। हायर्ड वर्कर का मतलब होता है, हायर वर्कर का मतलब होता है कि भैया 4 दिन काम करोगे 4 दिन का पैसा मिलेगा, बाकी तुम अपने घर हम अपने घर। इसको कहते हैं हायर वर्कर। मतलब इसमें कोई गुलाम वाला सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। 10 दिन काम करोगे 10 दिन का पैसा मिलेगा, 1 महीना काम करोगे 1 महीना का पैसा मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग हायर वर्कर, ठीक है। लेकिन स्लेव बिल्कुल आपके लिए फ्री में काम करेगा जिंदगी भर। बस उसको क्या चाहिए आपसे, रहने के लिए थोड़ा बहुत जगह चाहिए और रहने के लिए हमेशा थोड़ा बहुत खाना चाहिए, बस, ठीक है। तो ये इनके पास हमेशा हुआ करता था। क्योंकि भाई आप राजा हैं, मतलब राजा रही है, मतलब गांव के आप सबसे अमीर आदमी हैं, आपके पास इतना जमीन है, आप 4-5 गुलाम तो रख ही सकते हैं। तो लोग रखते भी थे, ठीक है। आगे, एज ही वॉज पावरफुल द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। और चूंकि ये बहुत पावरफुल भी होता था तो राजा लोग इन्हीं को जिम्मेदारी देते थे कि तुम गांव गांव घूमोगे, सब लोगों से टैक्स इकट्ठा करोगे और वो टैक्स लाके हमको दोगे। हाँ, मतलब राजा चुनता था टैक्स चुनने, मतलब यदि मान लो गांव वाले से टैक्स एक वसूल करना हो तो वो किसको चुनता था, राजा मुखिया को चुनता था। क्या है मुखिया, तुम पूरा गांव गांव घूमोगे, सबसे टैक्स इकट्ठा करके वो टैक्स का पैसा सारा लाके हमको दोगे। समझ गए बात को। मतलब मुखिया आप अपने गांव के लिए केवल है मुखिया, राजा के लिए तो आप एक नॉर्मल आदमी ही है। क्या राजा से आप बहस कर लोगे कि नहीं हमने आपका टैक्स नहीं इकट्ठा करेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे? नहीं, राजा बहुत मार मारेगा। तो राजा गांव के हेडमैन को, मतलब मुखिया को चुनता था कि तुम हमारे लिए गांव से पूरा इकट्ठा करके टैक्स लाके हमको दोगे, तो वो काम करता था इसके लिए, ठीक है। आगे, ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। यहाँ तक के जो गांव का मुखिया होता था कई बार ये जज के तौर पे भी काम करता था। जज का तौर पे मतलब गांव में मान लो 2 परिवार में झगड़ा हो गया तो वो लड़ाई कौन खत्म करेगा भाई, मुखिया खत्म करेगा। और कई बार ये पुलिसमैन भी बन जाता था, मतलब किसको सजा देना है किसको सजा नहीं देना है गांव में यही खुद डिसाइड करता था, क्योंकि इनके पास भी अपना खुद का पावर है ना। आम आदमी थोड़ी था, ये बहुत अमीर आदमी था, ठीक है। लेकिन हाँ, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये जज बन जाए पुलिसमैन बन जाए लेकिन राजा से ये बड़ा नहीं था। राजा के अंदर में यही काम करता था, राजा जो बोलता था ये चुपचाप सुनता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गांव के मुखिया के बारे में। कोई डाउट इसमें? चलिए, नेक्स्ट है हमारा गृहपतिज। गृहपतिज क्या होता है भाई, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। 3 पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। गृहपतिज क्या है? देखो, दीज आर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, दे आर स्मॉल लैंड ऑनर्स। ये गृहपति बेसिकली हम लोग उस प्रकार के व्यक्ति को कहते थे जो किसान होते थे, मतलब जिनके पास छोटा मोटा जमीन है और वो अपना खेती बाड़ी खुद करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। नॉर्मल जो किसान होता है ना, उसको हम क्या बोलते थे, गृहपतिज बोलते थे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ऐसा व्यक्ति जिनके पास थोड़ा बहुत जमीन है और वो अपना जमीन पे खेती करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, उस प्रकार के किसान को हम लोग क्या बोलते थे, गृहपतिज बोलते थे, ठीक है। ध्यान रखना है कि गृहपतिज का मतलब अपना जमीन उनके पास थोड़ा बहुत होता था और उस जमीन पे अपना खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार का जीवन चलाते थे। उसी प्रकार के व्यक्ति को, उसी प्रकार के किसान को हम लोग क्या बोलते थे, गृहपतिज बोलते थे, ठीक है। सिंपल है। आगे, men and women such as दासा and दासी had work on their fields for earning। तो men and women मतलब कि महिला और पुरुष दोनों प्रकार के लोग इनके जमीनों पे काम करते थे और इनको बदले में क्या मिलता था, पैसा मिलता था।
जैसे आप किसी के ज़मीन पे काम करोगे तो आप क्या फ्री में काम करोगे आज के ज़माने में? नहीं, आपको कुछ पेमेंट मिलता है, तो इनको भी पेमेंट मिलता था। ठीक है, आगे ये हो गया 3 प्रकार के लोग जो अधिकतर गाँवों में देखने को मिल जाते थे। लेकिन क्या इनके अलावा गाँव में और किसी प्रकार के लोग नहीं रहते थे? रहते थे। जैसे इन विलेजेस देयर वेर ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर, वीवर। कहने का मतलब ये 3 प्रकार के लोग तो रहते ही थे गाँव में, जो कि हम लोगों ने भी पढ़ा। अधिकतर गाँव में 3 प्रकार के लोग आपको मिल जाते थे, दिख जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कुछ प्रकार के लोग आपको गाँव में और दिखते थे। जैसे ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, जो क्या करता है? लोहे का काम करता है ना, तलवार बनाना, फिर से कुदाल बनाना, है ना, जो लोहार का काम करते हैं, लोहा का काम करते हैं। हम लोग हिंदी में कहते हैं ब्लैक स्मिथ को क्या? लोहार बोलते हैं। उसके पॉटर, पॉटर लोग भी मिलते थे गांव में। पॉटर मतलब जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बनाते थे। कुम्हार जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल सही है ना, जो मिट्टी का बर्तन बना दिया, मिट्टी का गिलास बना दिया, इस प्रकार का। उसके बाद कारपेंटर भी हुआ करते थे गाँव में। कारपेंटर मतलब जो लोग क्या करते, हाँ, जो लकड़ी काटते हैं, जो लकड़ी काट के टेबल बना दिया, कुर्सी बना दिया, बेंच बना दिया, इस प्रकार के लोग भी गांव में दिख जाते थे। वीवर भी मिलते थे। वीवर का मतलब जो कपड़े का बुनाई करते हैं, कपड़ा बनाना, शर्ट बनाना, पैंट बनाना, धोती, लुंगी, ये सब बनाना, इस प्रकार के भी लोग गाँव में देखने को मिल जाते थे। कोई डाउट अब इसमें? चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अब आपको यहाँ पे ओवरऑल ये आइडिया मिल गया होगा कि गाँव में किस किस प्रकार के लोग उस समय पे आपको ज़्यादातर दिखते थे। ठीक है, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी। इसके पहले तक हम लोग अपने अगले वाले क्लास, मतलब पिछले वाले क्लास में हम लोग खत्म कर चुके थे। मतलब यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक में कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं था? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कोलॉजी के बारे में। ठीक है, शुरुआत किया जाए। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है जटाकाज। पहले यही जानेंगे कि आखिर जटाकाज क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। दीज वेयर स्टोरीज दैट वेयर कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल and then written down and preserved by Buddhist monks। जटाकाश का मतलब क्या? एक्चुअली स्टोरी मतलब कहानी, और ऐसा कहानी जो किसने लिखा? आम आदमी ने। जैसे हम लोग कई बार अपने गांव जाते हैं, नानी या फिर नाना या फिर दादा या फिर दादी हम लोगों को पुराना कहानी सुनाती है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि पहले के लोग, आम लोग जो होते थे, मतलब कोई बड़े लोग नहीं, राजा महाराजा नहीं, आम आदमी है ना, जैसे हम लोग परिवार है, इस प्रकार का आम आदमी कहानी वगैरह लिखते थे। उसी को क्या कहा जाता था? जटाकाश कहा जाता था। ठीक है, कहानी को क्या कहा जाता था? जटाकाश कहा जाता था। और ये सब का सब आम आदमी लिखते थे, बड़ा बड़ा आदमी नहीं, एकदम आम आदमी। और इसको लिख के बचा के रखा जाता था ताकि इसको लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके, और आने वाले समय में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको ये सब कहानी सुनाया जा सके। ठीक है, प्रिजर्व करके इसलिए रखते थे कि ज्यादा टाइम तक चलेगी। प्रिजर्व करके इसलिए रखते थे कि वो एक एंशिएंट टाइम में प्रिजर्व करके इसलिए रखते थे ताकि लंबे समय तक चले, पहला बात। दूसरा बात, ताकि चूंकि पहला बात वही था कि लंबे समय तक चले, और दूसरा बात प्रिजर्व करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो नए नए बच्चे जन्म लेंगे उनको भी तो कुछ कहानी सुनाना होगा ना, पुराना वाला। समझ में आ रही है बात? इसीलिए प्रिजर्व करके लोग रखते थे। और प्रिजर्व करके रखने का काम सबसे ज़्यादा कौन करते थे? बुद्धिस्ट लोग, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानते हैं ना, जो बौद्ध भगवान को मानते हैं वो लोग। तो पहला पॉइंट में आपने ये सीखा कि जटाकाश बेसिकली क्या है? ये वैसे कहानी है, वैसे कहानियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जटाकाश का मतलब बता रहे हैं आपको। ठीक है, जटाकाश का मतलब हुआ वैसे कहानी जो कि आम आदमी पहले लिखा करते थे और लिख के उसको बचाया करते थे ताकि उस कहानी को लंबे समय तक लेकर जाया जा सके, और जो नए नए बच्चे जन्म लेंगे नए नए जनरेशन में उनको वो कहानी सुनाया जा सके। और ये बचा के रखने का ज़्यादातर काम कौन करते थे? बुद्धिस्ट लोग करते थे, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बुद्ध भगवान को, वो लोग ये सब काम ज़्यादा करते थे। अगला है स्कल्पचर्स, कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लिव्स इन टाउन्स, विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। स्कल्पचर का मतलब होता है
मूर्तिकार। मूर्तिकार का मतलब जो मूर्ति वगैरह ऐसे बनाते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं स्कल्पचर। ठीक है, ये क्या करते थे बेसिकली, मूर्ति के रूप में लोगों को दिखाते थे, शहर में रहते हुए, गांवों में रहते हुए और जंगलों में रहते हुए। जैसे हम लोग आज ड्राइंग बनाते हैं ना पेपर पे, कि ड्राइंग में हम ये दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें गाड़ी है, आदमी है, दुकान है, मॉल है, जिम है, रोड है, एयरपोर्ट है, हम लोग आज ड्राइंग बनाते हैं। तो पहले के मूर्तिकार क्या करते थे, मूर्ति बना के ये सब शो करते थे कि लोग किस तरीके से जंगलों में रहते हैं, किस तरीके से गाँवों में रहते हैं, किस तरीके से शहरों में रहते हैं। तो ये उनका काम उस समय पर होता था। सोचो उस समय पे और कितना हार्ड लगता होगा ड्राइंग करने में, एक्चुअली मूर्ति बनाने में, है कि नहीं। जैसे हम लोगों को आज यदि कोई ड्राइंग बनाना हो, अच्छा सा ड्राइंग बनाना हो, 2-3 दिन का समय लग जाता है। अच्छा सा ड्राइंग यदि चाहिए तो ड्राइंग बनाने में आज हम लोगों को 2-3 दिन का समय लग जाता है। तो सोचो मूर्ति बना के हर चीज़ों को शो करना कितना मेहनत का काम लगता होगा। बिल्कुल मेहनत का काम लगता था। ठीक है, आगे, मैनी ऑफ दीज स्कल्पचर्स वेर यूज्ड टू डेकोरेट रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स। बहुत सारे मूर्तियों का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया उस समय पर ताकि रेलिंग को, पिलर को और बड़े बड़े बिल्डिंग के दरवाजों को सजाया जा सके। जैसे आज भी आप बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने महल को जब देखोगे, जो हमारे इंडिया में आज भी जो पुराने महल है, उसमें यदि आप देखेंगे ना, तो दीवालों पर, गेटों पर भगवानों का उसमें मूर्ति लगा हुआ है आज भी। और आज भी हम लोग भी नॉर्मली जब हम लोग घर बनवाते हैं अपना, तो क्या गेटों पर, दीवालों पर भगवान जी का अपना मूर्ति क्या नहीं लगवाते हैं? बिल्कुल लगवाते हैं भाई। कई बार तो हम लोग दीवालों में ही मूर्ति बनवा देते हैं कि भैया दीवार से सटा के मूर्ति बना दीजिए ताकि हमेशा के लिए रह जाए, है कि नहीं। तो बहुत सारे उस समय जो मूर्तिकार हुआ करते थे, जो मूर्ति बनाते थे, वो लोगों को दर्शाते थे जंगल में रहते हुए, टाउन में रहते हुए, विलेज में रहते हुए, और ये सब दर्शाते थे किस रूप में? मूर्ति के रूप में। मतलब मूर्ति बना बना के दिखाते थे कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, शहर में कैसे रहते हैं, जंगलों में कैसे रहते हैं। और बहुत सारे मूर्तियों को, देवी देवता का जो मूर्ति हुआ करता था उस समय पर, बहुत सारे मूर्तियों को इस्तेमाल किया गया डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए, घर, दीवार, पिलर वगैरह ये सबको सजाने के लिए। ठीक है, आगे अगला है रिंग वेल्स। ये रिंग वेल्स क्या था, अब जरा इसके बारे में भी समझ लो। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रॉज ऑफ पॉट्स और सेरामिक रिंग्स। आप रॉज ऑफ पॉट्स बोलो या फिर सेरामिक रिंग बोलो, बात सेम ही है। अरेंज्ड वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, दीज आर नॉन एज रिंग वेल्स। मतलब यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से इसको समझिएगा। रिंग वेल एक्चुअली हुआ, मतलब ये कैसा होता था, इसको आप सिंपली इसे समझ सकते हैं। ये ना एक तरीके का गड्ढा होता था, समझिएगा ध्यान से। ये इसमें कहा गया है रिंग वेल, मतलब गड्ढा, वो भी कैसा गड्ढा, रिंग जैसा गोल गड्ढा। ठीक है, और इस गड्ढे को एक्चुअली बनाया जाता था सिरामिक रिंग जैसा। मतलब सिरामिक रिंग का मतलब हो गया, सिरामिक का मतलब होता है मिट्टी, बहुत ही बेहतरीन मिट्टी हुआ करता था। मतलब ये जो रिंग वेल है एक्चुअली एक प्रकार का गड्ढा होता था उस समय का। समझ में आ रही है बात, क्या होता था, गड्ढा होता था। और इस गड्ढे का लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। समझ में आ रही है बात। ये सब हम लोगों को कैसे पता चला भाई कि ये किस प्रकार का गड्ढा है, कैसे ये बनता था? आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बताया। मतलब वैसे, अच्छा आर्कोलॉजिस्ट का हमने आपको मतलब बताया था। आर्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है वैसे लोग जो हमेशा ज़मीन को खोदते रहते हैं, खुदाई करते रहते हैं, ताकि ये पता चल सके कि पहले के लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लोग कैसे रहते थे। उन लोगों ने जब ज़मीन को खोदा तो उनको बहुत सारे जगहों पर रिंग वेल मिला, मतलब गोल गोल कुआं जैसा गड्ढा मिला उनको। ठीक है, और इस गड्ढे का वो लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। और इस गड्ढे बेसिकली इसमें इस गड्ढे के चारों तरफ घड़ा पाया जाता था, एक के ऊपर एक रखा हुआ। इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता था। ठीक है, आगे, दीज हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स, ड्रेन्स एंड गार्बेज डंप। और इस गड्ढे को जनरली लोग इस्तेमाल करते थे टॉयलेट के लिए, ड्रेन के लिए मतलब पानी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते थे, और कचरा वगैरह फेंकने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। कहने का मतलब है कि गड्ढा है
आपको उस गड्ढे को जैसे इस्तेमाल करना वैसे इस्तेमाल कर लो। उस गड्ढे में कचरा फेंकना है कचरा फेंक दो, उस गड्ढे को टॉयलेट के लिए इस्तेमाल करना है टॉयलेट के लिए इस्तेमाल कर लो, उस गड्ढे को पानी के लिए इस्तेमाल करना है पानी के लिए इस्तेमाल कर लो इकट्ठा करके। तो उस रिंग वेल का कोई एक इस्तेमाल नहीं था, लोग उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते रहते थे, जिनको जैसा लगा वैसा वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे। दीज रिंग वेल्स आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस, और इस प्रकार का रिंग वेल लगभग अधिकतर घरों में दिख जाता था, अकेला अकेला जैसे घर होता है ना गाँव में, उस प्रकार के घरों में भी दिख जाता था। इसका मतलब हुआ कि पहले के ज़माने में जो घर हुआ करते थे उसमें रिंग वेल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था, और लगभग हर घर में एक रिंग वेल देखने को मिल जाता था। और उस रिंग वेल का लोग अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। कोई गड्ढा में कचरा फेंक रहा है, कोई पानी इकट्ठा कर रहा है, कोई उसको टॉयलेट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग चीज़ों के लिए लोग इस्तेमाल इसको करते थे। समझ में आ रही है बात? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉइन्स, यानी कि सिक्का। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, 2 ही लाइन है इसमें, इसको भी खत्म कर लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ पंचेज मार्क्ड कॉइन्स। पंचेज मार्क्ड कॉइन्स का मतलब होता है ऐसा सिक्का जिस सिक्के के ऊपर कोई मोहर लगा हुआ हो। जैसे आज का सिक्का यदि आप उठा के देखोगे तो सिक्के पे क्या लिखा रहता है भाई? जैसे मान लो यदि आप 1 रुपये का सिक्का उठाओगे तो उसमें 1 लिखा रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहेगा, महात्मा गांधी का नाम लिखा रहेगा, है कि नहीं? हेड और टेल बना हुआ रहता है एक्चुअली, तो उसी को हम लोग कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। पंच मार्क्ड कॉइन का मतलब हुआ सिंपल सा कि उस सिक्के के ऊपर किसी न किसी चीज का मुहर दिख जाएगा। जैसे आज से 30 साल 40 साल पुराना आप सिक्का उठा के देखोगे तो सिक्के पे क्या आता था? भारत का जो नक्शा है वो बना आता था पहले, इसी को कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब हुआ ऐसा सिक्का जिसके ऊपर किसी चीज का मोहर लगा रहेगा। थोड़ा सा यदि और पीछे हम लोग चले जाए मुगल के जमाने में, तो सिक्के के ऊपर मुगल राजा का फोटो होता था, जैसे अकबर का हो गया, हुमायूं का हो गया, बाबर का हो गया। समझ आ रही है बात? तो अलग अलग राजा लोगों का भी सिक्के के ऊपर वो रहता था, मतलब अलग अलग सिक्कों पे उनका चेहरा बना हुआ रहता था, उसी को कहते हैं पंच मार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, अबाउट 500 ईयर्स पंच मार्क्ड कॉइन्स वाज यूज्ड। लगभग आज से 500 साल पहले से लेकर, कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा, लगभग 500 साल तक पंच मार्क्ड जो कॉइन है वो इस्तेमाल किया गया था। आज से 500 साल पहले तक इसका इस्तेमाल होता था। उससे पहले लोग सिक्के का इस्तेमाल नहीं करते थे। उससे पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे? जैसे सोना चांदी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे सामानों को खरीदने बेचने के लिए। तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स का जो इस्तेमाल है वो आज से लेकर 500 साल पहले तक ही हुआ है। उसके पहले सोना चांदी से काम चलता था। उसके बाद आज से 500 साल पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज से 500 साल पहले तक इसमें पंच मार्क्ड कॉइन चलता था, सिक्का वगैरह। क्योंकि सारे सोने को, अब देखो सोना भी है तो भाई अनलिमिटेड थोड़ी है, उसका भी तो लिमिटेड है एक, वही इसमें लिखा हुआ था। क्या कॉइन वाला टॉपिक भी समझ में आया? इस टॉपिक इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है सिटीज विथ मैनी फंक्शंस। इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज का हम लोग, वो होगा सिटीज विथ मैनी फंक्शंस। मतलब इसमें ना हम लोग ज़्यादातर बात करने वाले मथुरा के बारे में। और ये मथुरा आप लोगों को पता है आज कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है मथुरा। ठीक है, सिटीज विथ मैनी फंक्शंस में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं किसके बारे में? मथुरा के बारे में। ठीक है, मतलब हम अपने मन से नहीं करने वाले, एनसीईआरटी में इस टॉपिक के अंदर मथुरा के बारे में दिया हुआ, इसीलिए हम लोग इसमें मथुरा के बारे में बात करेंगे। इसमें कहा गया सिटीज विथ मैनी फंक्शंस, मतलब मथुरा एक शहर तो आज है ही, इसको हम लोग पहले के ज़माने में इस शहर को अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब शहर मथुरा मात्र एक ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल पहले हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए करते थे, वही हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले थे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि मथुरा के बारे में डिस्कस हो रहा है। बहुत बड़ा पहले भी और आज भी तीर्थ स्थान है ना। बहुत सारे लोग, लाखों के लाखों संख्या में लोग हर साल
मथुरा जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। सोचो, मतलब मथुरा आज का फेमस नहीं है, मथुरा आज से 2500 साल पहले से ही फेमस है। सोचो, मतलब वहाँ पे मथुरा में लोग आज से नहीं रह रहे हैं, आज से 2500 साल पहले से ही रह रहे हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट शहर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर है ये। तो मथुरा पहले भी फेमस था, मथुरा आज भी फेमस है और आने वाले समय में भी फेमस रहेगा। तो सोचिए कितना गंभीर बात इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट में कि मथुरा में लोग आज से नहीं बल्कि आज से 2500 साल पहले से लोग रह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। अगला पॉइंट है, अराउंड 2000 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशानाज। ये कुशानाज का ये सेकेंड कैपिटल बन जाता है आज से 2000 साल पहले। मतलब आप ये जरा सोचो कि इतना इंपॉर्टेंट शहर है कि एक जगह का ये पूरा कैपिटल ही बन जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो लगभग आज से 2000 साल पहले ये मथुरा क्या बन गया, कुशाना का सेकेंड कैपिटल बन गया। आगे, मथुरा वॉज अ सेंटर वेयर फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। मथुरा एक ऐसा जगह बन गया जहां पे बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के मूर्ति वगैरह बनाए जाते थे। आज भी मथुरा में मूर्ति जो बनाए जाते हैं वहाँ का मूर्ति बहुत फेमस होता है। मतलब आप कभी मथुरा जाओ और वहाँ पे देवी देवताओं का जो मूर्ति बना हुआ मिलता है, उसका कलाकारी आप देखोगे ना, लगेगा कि हाथ से बनाया हुआ तो नहीं है, पक्का मशीन से बनाया हुआ है। बहुत खूबसूरत तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है। तो मथुरा का मूर्ति आज से पहले भी फेमस था और आज भी वो मूर्ति वहाँ का बड़ा ही फेमस होता है, क्योंकि वहाँ पे मूर्तिकार बहुत अच्छे अच्छे हैं और अच्छे अच्छे मूर्ति वो लोग बनाते भी हैं। मथुरा वॉज अ रिलीजियस सेंटर, देयर वेर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड जैन श्राइन्स। मथुरा पूरा का पूरा एक रिलीजियस सेंटर है। रिलीजियस सेंटर का मतलब हुआ वहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो पूजा पाठ का जो स्थान है वो बहुत ज़्यादा है। अलग अलग धर्म के पूजे पाठ वाले स्थान वहाँ पे बहुत है। हिंदू का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, जैन लोगों का भी है, मतलब अलग अलग धर्म का वहाँ पे सेंटर बना हुआ है कि भैया आप जिस भी धर्म से आते हैं सबका वहाँ पे सेंटर बना हुआ है। आप अपने अपने जगह पे जाके पूजा पाठ करिए अपना, ठीक है। तो मथुरा पहले भी फेमस था, आज भी फेमस है। तो वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों का भी पूरा बना हुआ है सेंटर, जैन लोगों का भी बना हुआ है वहाँ पे पूरा बड़ा बड़ा मंदिर वगैरह, और हिंदुओं का तो खैर वहाँ पे है ही, है ना। मथुरा तो फेमस है ही हम लोग के लिए। आगे, इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। मथुरा में ज़्यादातर किसका पूजा होता है बताओ? कृष्ण जी का होता है, ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी के जीवन से जुड़ा हुआ मथुरा जुड़ा हुआ है। कई बार हम लोग जब कृष्ण जी के बारे में पढ़ते हैं या फिर जानते हैं तो मथुरा का क्या जिक्र उसमें नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो मथुरा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब जब कृष्ण जी का बात होगा तब तब मथुरा का बात होगा, या फिर जब जब मथुरा का बात होगा तब तब कृष्ण जी का बात होना है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मथुरा जगह का नाम है, कृष्ण जी हमारे भगवान है भाई, तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। आगे, तो वहाँ पे बेसिकली मथुरा में कृष्ण जी का पूजा सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रोड्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमारा मथुरा है वो दो रोडों, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रोड्स। मतलब यहाँ पे मथुरा से आप दो जगह जा सकते हैं। एक नॉर्थ वेस्ट की ओर जा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट से आप ईस्ट की ओर जा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट में जाने का मतलब बस सिंपल सा कि आप उधर से निकलिए, पंजाब उधर से निकलिए, मथुरा जाइए, मथुरा से होते हुए फिर आप ईस्ट की ओर जा सकते हैं, किधर? असम वगैरह की ओर, उधर जा सकते हैं। हाँ, बिहार होते हुए मथुरा, ये यहाँ मतलब मथुरा से पहले, मथुरा से होते हुए आप नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जा सकते हैं, पहला। दूसरा, मथुरा से ही होते हुए आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया भी जा सकते हैं। तो यदि आपको नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाना हो या नॉर्थ से साउथ जाना हो, बीच में कौन पड़ता है? मथुरा पड़ जाता है। वहाँ से आपको होके ही गुजरना पड़ता है, ठीक है। आगे,
देयर वेयर फोर्टिफिकेशंस अराउंड दिस सिटी, मथुरा के चारों तरफ अच्छे खासे बड़े बड़े पुराने पुराने बिल्डिंग आपको देखने को मिलते हैं जो पुराने ज़माने के हैं, किला जैसा, जैसे रेड फोर्ट है ना हमारे दिल्ली में, कुछ उसी प्रकार का आपको किला, पुराने पुराने बिल्डिंग, अच्छे अच्छे बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग आपको मथुरा में देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही साफ और बहुत ही लाजवाब शहर है मथुरा। कभी मौका मिले आप लोगों को जीवन में तो जाइएगा जरूर। ठीक है, आगे। फार्मर्स एंड हर्डर्स प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन दिस सिटी। जो फार्मर हैं, मतलब कि जो किसान हैं, या फिर किसान के अलावा जो गाय बैल भैंस बकरी वगैरह सब चराते हैं, जिनके पास ये सब बहुत भारी मात्रा में है, ये लोग अपना भोजन मथुरा में जाके लोगों को दान भी करते हैं और मंदिरों में भी दान करते हैं, ताकि कोई कमी वहाँ पे अनाज वनाज का ना हो सके। ये पहले भी कल्चर था, वहाँ पे आज भी ये कल्चर है। मतलब मथुरा के लोग आज भी अनाज, दूध, दही ये सब जाके मथुरा के गरीब लोगों को या फिर मंदिरों में दान करते रहते हैं, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार का प्रसादी और शादी का कोई कमी ना हो, लोगों को हमेशा मिलता रहे। ठीक है, आगे। ये पहले भी होता था ये चीज़, आज भी होता है, वहाँ पे दिख जाता है ये चीज़। मतलब आप जाओगे ना, वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े किसान अपना अनाज, दूध वगैरह वहाँ पे दान करते हैं, ताकि उससे प्रसाद बने, मथुरा में किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, है ना। ये सब वहाँ पे चलता रहता है। उसके बाद है सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस ऑफ स्टोन स्लैब्स एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन मथुरा। बहुत सारे ऐसे लिखावट मिले हैं बड़े बड़े पत्थरों के स्लैब पर, स्टैचू पर, जो वहाँ पे मथुरा में पाए गए हैं। वो आज भी वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। मतलब बहुत 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 एक तरीके से कह सकते हैं बहुत सुंदर जगह है, उसमें कोई शक नहीं है। तो बड़ा बड़ा पत्थर का स्लैब, उसके ऊपर बड़े बड़े स्टैचू, उनके ऊपर कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई मंत्र लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर कोई पुराने भाषा में कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि आज के ज़माने में हम लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आज का हमारा भाषा बहुत बदल चुका है। ठीक है ना, ये सब चीज़ वहाँ पे आज भी देखने को मिलता है मथुरा में। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर के अंदर क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन्स। इस टॉपिक का मतलब हुआ, क्राफ्ट का मतलब हुआ अलग अलग चीज़ें, हाँ कलाकारी कह सकते हैं, कलाकारी नहीं मतलब एक बहुत यूनिक चीज़ें, उसको हम लोग कहते हैं क्राफ्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने लकड़ी से एक छोटा सा बोट बना दिया, लकड़ी से आपने छोटा सा महल बना दिया, है ना, लकड़ी से आपने छोटा सा एक नाव बना दिया, लकड़ी से आपने एक छोटा सा गाय बना दिया, लकड़ी का गाय, है ना। ये सब क्या कहलाता है? क्राफ्ट कहलाता है। ठीक है, और याद करो हम लोगों को क्या अपने स्कूल में क्राफ्ट बनाने के लिए नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्राफ्ट का मतलब हुआ छोटे छोटे नए नए चीज़ों को बना देना, लकड़ी से या फिर मिट्टी से, इन सब चीज़ों से, ये हो गया क्राफ्ट। और क्राफ्ट पर्सन का मतलब हो गया जो उसको वो बना रहा है, मतलब जो वो चीज़ बना रहा है उसको हम लोग कहेंगे क्राफ्ट पर्सन। जैसे मान लो कि हम ही वो इंसान है जो कि क्राफ्ट बनाता है, तो हम क्या कहलाएंगे? क्राफ्ट पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही हमारा टॉपिक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देयर वेयर सम फेमस सेंटर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ लाइक वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, बोथ मेन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स। हमारे इंडिया में पहले भी, और ये जगह आज भी फेमस है, हमारे इंडिया में कपड़ा बनाने का जो जगह है ना, दो जगह बड़ा फेमस है। एक जगह नॉर्थ में और एक जगह साउथ में है, जहाँ पे कपड़ा बड़ा अच्छे तरीके से बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात करें हम लोग नॉर्थ में, तो नॉर्थ में वाराणसी, और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? आज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक ना, मतलब वाराणसी में जो कपड़ा बनता है वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का बनता है। हम लोग कहते हैं ना बनारसी साड़ी, वहाँ का साड़ी बड़ा फेमस है। तो नॉर्थ में बनारस मतलब वाराणसी, और साउथ में मदुरई, ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे कपड़ा बहुत अच्छे क्वालिटी का बनता है और बहुत बड़े लेवल पे बनता है, भयंकर तरीके से बनता है यहाँ पे कपड़ा। मधुरा नहीं, मदुरई। मदुरई साउथ इंडिया में पड़ता है। ये किस स्टेट में है भाई?
एग्जैक्ट हमको लोकेशन इसका नहीं याद है, लेकिन ये साउथ इंडिया में पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दीज सेंटर्स, वहाँ पे दोनों प्रकार के, महिला भी और पुरुष भी, दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आप लोगों को एक टास्क देते हैं, मेरे माइंड से ये उतर गया है लेकिन हमको याद था। मदुरई कहाँ आज पड़ता है ये आप लोग खोज के आएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से किसी को पता है कि मदुरई कहाँ पड़ता है? हाँ, ये तो कन्फर्म है कि साउथ इंडिया में ही पड़ता है, लेकिन हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन भूल रहे हैं, तो आप लोग एक बार इसको कमेंट करिएगा कि आखिर मदुरई पड़ता कहाँ है। तो दो जगह इंडिया में बड़ा फेमस है कपड़ों के लिए, एक नॉर्थ में वाराणसी और साउथ में मदुरई। कपड़े बनाने के लिए बड़ा फेमस जगह है ये, और भयंकर तरीके से कपड़ा बनता है यहाँ पे, बड़े लेवल पे बनता है, और महिला और पुरुष सब लोग यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे NBPW के बारे में। ये NBPW क्या है? 2 पॉइंट इसके बारे में लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड क्राफ्ट्स लाइक एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नॉन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। मतलब हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, जो ज़मीन को खोदते हैं, रिसर्च करते हैं, हाँ, जो आर्कोलॉजिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने जब ज़मीन को खोदा, रिसर्च किया, तो इन लोगों को ज़मीन के नीचे बहुत ही अच्छे डिजाइन का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्या मिला? पॉटरी मिला। पॉटरी का मतलब समझते हैं आप? बताओ। मतलब मिट्टी का कोई चीज। हाँ, मिट्टी का कोई चीज़, जैसे मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी का बना हुआ कढ़ाई, मिट्टी का बना हुआ फिर से बड़ा सा कंटेनर टाइप, इसी को हम लोग कहते हैं पॉटरी। तो जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने रिसर्च किया, खोज किया, ज़मीन को खोदा, तो उनको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के पॉटरी मिले, मतलब बर्तन मिले मिट्टी के बने हुए। ठीक है, और इस मिट्टी के बर्तन को इन्होंने क्या कहा? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, शॉर्ट में NBPW। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर क्या है, तो आप सिंपल से बताइएगा, ये वो बर्तन हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, और जो कि किसके द्वारा खोजा गया? हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा खोजा गया, तब जब जमीन का खुदाई हो रहा था। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, इसके ना नाम में एक चीज आप देखोगे गौर से, तो नॉर्दर्न लिखा हुआ है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न एक्चुअली इसमें इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन एक्चुअली कहाँ पे खोजे गए थे? नॉर्थ इंडिया में खोजे गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, तो सिंपल सा आप ये याद रखना कि नॉर्थ इंडिया में जब हमारे आर्कोलॉजिस्ट लोग जमीन को खोद रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, तब उनको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का मिट्टी का बना हुआ बर्तन, कढ़ाई, है ना, ये सब वहाँ पे मिला था, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? उस मिट्टी को, सॉरी, उस मिट्टी के बर्तन को क्या बोल दिया गया? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर बोल दिया गया, शॉर्ट में NBPW बोल दिया गया। कोई पूछे कि बताओ इसमें नॉर्दर्न वर्ड क्यों जोड़ा गया? इसलिए जोड़ा गया क्योंकि कहाँ पे ये सब चीज मिला था? नॉर्थ इंडिया में मिला था, इसीलिए इसमें नॉर्दर्न वर्ड भी जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा NBPW के बारे में। अगला है श्रेणीज, SHRENIS। श्रेणीज के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। आखिर ये क्या था श्रेणीज भाई, इसके पीछे का क्या कहानी है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो 5 पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन फॉर्म्ड एसोसिएशंस नॉन एज श्रेणीज। श्रेणीज या श्रेणीज आप जो बोल सकते हैं। मर्चेंट्स का मतलब होता है एक्चुअली वो लोग जो कि कारोबार करते हैं, अपना खरीद बिक्री ये सब करते हैं। और क्राफ्ट पर्सन का मतलब हमने आपको तुरंत बताया था कुछ देर पहले, जो क्राफ्ट बनाते हैं, सिंपल। हाँ, तो जो मर्चेंट हो गए या फिर जो क्राफ्ट पर्सन हो गए, इन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, यानी कि अपना एसोसिएशन बनाया, ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम ही क्या पड़ गया? श्रेणीज पड़ गया। मतलब क्राफ्ट पर्सन हो गए, मर्चेंट्स हो गए, ये सारे लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, उसी ग्रुप को क्या नाम दिया गया? श्रेणीज दे दिया गया, या फिर आप श्रेणीज जो बोल सकते हैं। आगे, श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished product। देखो इसमें कितना अच्छा बात इसमें लिखा हुआ है। मतलब ये जो श्रेणीज हुआ करता था, ये एक्चुअली है क्या? मर्चेंट्स का ग्रुप है,
क्राउड पर्सन का ग्रुप है, एसोसिएशन जिसको हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में, ग्रुप है, एक्चुअली लोगों का ग्रुप है। तो ये लोग करते क्या थे, जैसे क्राउड पर्सन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो क्राउड पर्सन ट्रेनिंग भी देते थे लोगों को कि भैया किस तरीके से आपको क्राफ्ट बनाना चाहिए, ये लोग ट्रेनिंग भी देते थे। यहाँ तक कि ये लोग रॉ मटेरियल को भी जुटाते थे, मिट्टी के बने हुए बर्तन बनाने के लिए, लकड़ी के बने हुए बनाने के लिए, लकड़ी से बनाए हुए अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए। कहने का मतलब हुआ जो लोग इस ग्रुप में होते थे वो लोग लोगों को ट्रेनिंग भी देते थे, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करते थे कि आखिर क्राफ्ट बनाने में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, ट्रेनिंग भी देते थे, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा करते थे, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को बना के ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे, मतलब मार्केट में उसको बेचते भी थे और प्रॉफिट कमाते थे। समझ में आ रही है बात? चले इस तरीके से आगे। श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स सोल्ड द गुड्स इन द मार्केट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। तो जो श्रेणीज, जो क्राफ्ट पर्सन का ग्रुप था, मतलब क्राफ्ट पर्सन का जो ग्रुप था वो लोग क्राफ्ट बनाने का ट्रेनिंग देते थे लोगों को, क्राफ्ट बनाने के लिए जो जो रॉ मटेरियल चाहिए वो लोग इकट्ठा भी करते थे, और क्राफ्ट बना लेने के बाद उसको मार्केट में जाके बेचते भी थे। ये हो गया किसका बात, क्राफ्ट पर्सन के ग्रुप का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मर्चेंट्स के ग्रुप के लोग क्या करते थे। ठीक है, तो श्रेणीज ऑफ मर्चेंट्स सोल्ड द गुड्स इन द मार्केट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे है कि जो मर्चेंट्स लोग हुआ करते थे उन लोगों का जो ग्रुप होता था वो लोग मार्केट में अपने सामानों को बेचते थे, मतलब कहीं से सस्ते दाम में खरीदा और उसको मार्केट में जाके महंगे दाम में बेच दिया, ये इनका काम हुआ करता था। बात समझ आ रही है? तो इनका जो है ना पूरा लेन देन किस चीज़ से होता था, सामानों से, कम दाम में सामान को खरीदना और महंगे दाम में जाके बेच देना। जैसे मान लो किसान से चावल 10 रुपये के जी के हिसाब से खरीदा और मार्केट में जाके उसको 12 रुपये के जी के हिसाब से बेच दिया, क्या 1 के जी में उनको 2 रुपये का प्रॉफिट नहीं हुआ? तो ये इनका काम होता था। तो क्राफ्ट पर्सन के जो ग्रुप वाले लोग थे उनका काम अलग था, मर्चेंट्स के जो ग्रुप के लोग थे उनका काम अलग था, सबका काम अपना अलग अलग था। लेकिन श्रेणीज बेसिकली किसको कहेंगे, इन सभी के ग्रुप को हम लोग कह देते हैं श्रेणीज। आगे, श्रेणीज ऑल्सो एक्टेड लाइक अ बैंक्स वेयर रिच मेन एंड वुमेन डिपॉजिटेड मनी। श्रेणीज में यानी कि ग्रुप में, ग्रुप एक तरीके से बैंक का भी काम करता था। यहाँ पे अमीर पुरुष महिला आके अपना पैसा भी जमा करती थी ताकि मेरा पैसा ग्रुप के पास रहे, और ग्रुप वाला तो पैसा लेके भागेगा नहीं। देखो उस समय पे तो बैंक नहीं होते थे, लेकिन मान लो यदि आपने सारा पैसा एक आदमी को दे दिया तो हो सकता है कि वो भाग जाए, है कि नहीं? तो आपका पैसा तो डूब गया। लेकिन यदि आप एक ग्रुप को पैसा दे दोगे जिसमें कि 50-60 लोग हैं, उसको पैसा दे दोगे अपना रखने के लिए, तो क्या वो सारे लोग भाग जाएंगे? नहीं। तो उस समय पे श्रेणीज जो थे एक तरीके से बैंक का भी काम करता था, जहाँ पे लोग आके अमीर महिला पुरुष जाके अपना पैसा जमा करते थे। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था वो लोग जाके पैसा ग्रुप में जमा कर देते थे और ग्रुप वाले लोग उनका पैसा सेफ रखते थे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो हैव सम ऑफ देयर अर्निंग्स टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनेस्ट्रीज। देखो कितना अच्छा बात लिखा हुआ है, दे ऑल्सो हैव सम ऑफ देयर अर्निंग्स टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सच एज मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे साधु संत महात्मा आके क्या करते हैं, मॉन्क, ये लोग आके वहाँ पे ठहरते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये लोग अपना कुछ रुपया जो है वहाँ पे भी देते थे ताकि वो सब भी क्या हो सके, अच्छे तरीके से चल सके। मतलब बड़े बड़े वहाँ पे धर्म के लोग आते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, उनके लिए क्या पैसा नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा होता था वो लोग जाके मंदिरों में, मतलब कि मोनेस्ट्रीज में भी दान जाके कर दिया करते थे ताकि ये सब भी अच्छी तरीके से चल सके। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अ क्लोजर लुक अरिका मेडू। अरिका मेडू बेसिकली एक जगह है, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखने वाले हैं कि आखिर इस जगह के बारे में क्या खास बात था और किन किन चीज़ों को लेकर ये फेमस था। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों का जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि छोटा सा इसमें एक और हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स।
उसको भी पढ़ लेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है अक्लोजर लोक अरिकामेडू। बेसिकली हम लोग अरिकामेडू के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, और ये अरिकामेडू एक्चुअली एक जगह का नाम है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो, मतलब आज से 2200 साल से लेकर 1900 साल के बीच के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं सिंपली 300 साल के बारे में बात हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितने साल का गैप है? 300 साल का गैप है। तो इन 300 साल के बारे में ही हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर्स अगो अरिकामेडू वाज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स। तो कहने का मतलब उस समय पर 2200 साल से लेकर 1900 साल के बीच में, मतलब 300 साल का जो इसमें समय दिख रहा है, इन 300 साल में अरिकामेडू बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और ये अरिकामेडू बेसिकली कोस्टल सेटलमेंट है, मतलब ये समुद्र के बगल में पड़ता है जगह, और यहाँ पे बड़े बड़े शिप आते थे और शिप से अलग अलग प्रकार का सामान उतारा जाता था। कहने का मतलब हुआ अलग अलग देश दुनिया से बड़े बड़े शिप में सामान लोड होके अरिकामेडू में आके शिप लगते थे, और अरिकामेडू में ही वो सारे सामानों को शिप से उतार लिया जाता था। उतारने के बाद उसको जहाँ जाना है फिर वो लेके अपना जाते थे। तो ये जो 300 साल का गैप है इसमें, इन 300 साल में अरिकामेडू बहुत फेमस था, और ये अरिकामेडू में बेसिकली अलग अलग जगहों से जहाज में सामान ठूस ठूस के आता था और यहाँ पे उसको उतार लिया जाता था। इसलिए क्योंकि अरिकामेडू समुद्र के बगल में पड़ता था, और समुद्र के बगल में है तो वहाँ पे बड़े बड़े शिप ऑटोमेटिकली लग सकते हैं, है ना। आगे, A massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. तो जब अरिकामेडू को रिसर्च किया गया, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा खोजबीन किया गया, जमीन को खोदा ये सब गया, तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ईंटे का बना हुआ घर टाइप दिखा। एग्जैक्ट घर नहीं, क्योंकि तो वो टूट फूट चुका था, मतलब ईंटे से बना हुआ स्ट्रक्चर उनको देखने को मिला। इससे आइडिया लगाया गया आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के द्वारा कि ये पक्का क्या रहा होगा, गोदाम रहा होगा। वेयर हाउस का मतलब क्या होता है, गोदाम। और उन लोगों ने ये आइडिया लगाया कि पक्का अरिकामेडू में जो बड़े बड़े शिप से सामान उतरते थे, उन सामानों को कहाँ रखा जाता होगा, वेयर हाउस में ही रखा जाता होगा। ऐसा अनुमान लगाया गया, और ये सही बात भी है। देखो, समुद्र के बगल में एक बड़ा सा गोडाउन जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसका मतलब आप क्या अंदाजा लगाओगे? क्या समुद्र के बगल में लोग रहने के लिए आए थे? नहीं, जो जहाज़ों से सामान उतरेगा उसको वहाँ पे स्टोर किया जाएगा, रखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बड़े बड़े ब्रिक यानी कि ईंटे के बना हुआ स्ट्रक्चर वहाँ पे पाया गया है अरिकामेडू में, जिससे ये आइडिया लगता है कि वो एक्चुअली किसका काम करता था, गोदाम का काम करता था, जहाँ पे बड़े बड़े जगहों से सामान आते थे और वहाँ पे उसको सुरक्षित तरीके से रखा जाता था। पॉटरी फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन सच एज एम्फोरे आर फाउंड हेयर। अब समझो, पहले ये हमारा एम्फोरे क्या होता है जरा इसको पहले समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉल डबल हैंडल्ड जार्स दैट कंटेन्ड लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल। ये एम्फोरे ना एक्चुअली बहुत बड़ा कंटेनर होता है, और इस कंटेनर में 2 हैंडल होता है जिसको कि आप दोनों साइड से पकड़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे घरों में जब कोई बड़ा सा फंक्शन होता है तो हम लोग खाना जिस चीज़ में बनाते हैं, बड़ा सा कढ़ाई होता है, क्या उस कढ़ाई में 2 हैंडल नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्यों भाई? ताकि उसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से पकड़ लिया जाए, है कि नहीं। तो एम्फोरा एक्चुअली क्या होता था, बड़ा बड़ा कंटेनर होता था जिसमें 2 हैंडल होते थे पकड़ने के लिए उसको, और उस कंटेनर का उस समय पर इस्तेमाल किया जाता था वाइन यानी कि शराब और तेल को स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार का भी कंटेनर कहाँ भी पाया गया है, अरिकामेडू में पाया गया है। और ये सब का सब कंटेनर कहाँ से आता था पता आपको? मेडिटेरियन रीजन से। मेडिटेरियन रीजन का मतलब हुआ यूरोप, फिर से आपका उधर अफ्रीका, इन सब जगहों से आता था यहाँ पे। सोचो, इसका मतलब आप यहाँ पे एक अंदाज़ा ये भी लगा पा रहे हैं कि अरिकामेडू में बड़े बड़े शिप आते थे यूरोप से, अफ्रीका से, अलग अलग प्रकार के सामानों को लेकर आते थे, जिसमें से एक सामान तो हमको इसमें साफ दिख रहा है कि वो कौन था, एम्फोरे था। और एम्फोरे का मतलब बड़ा सा कंटेनर, उसमें 2 हैंडल होगा, और उसको इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था, वाइन और ऑयल को स्टोर करने के लिए। समझ में आ रही है बात?
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्फोरा का मतलब आपको समझ में आ गया। अगला है स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी। स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी का मतलब है, पॉटरी का मतलब सिंपल सा बर्तन समझ सकते हैं, लेकिन बर्तन वो भी कैसा कलर का, रेड कलर का, और उसमें भी कैसा, स्टैम्प्ड। स्टैम्प्ड का मतलब हुआ बर्तन है उसके ऊपर मोहर लगा हुआ है अलग अलग जगहों पर, और वो बर्तन किस रंग का है, लाल कलर का है। मतलब आप इमेजिन करो, पॉटरी का मतलब केवल आप लोग हमेशा बर्तन मत समझना, बर्तन भी होता है उसमें, कढ़ाई भी आता है, वो सब कुछ हमारा उसमें आ जाता है, ठीक है। और जनरली ये कैसा होगा, मिट्टी का बना हुआ होगा। तो आप इमेजिन करो कि मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, इमेजिन करो अपने दिमाग में एक मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, लाल कलर का है, और उसके ऊपर अलग अलग स्टैंप लगा हुआ है, मतलब धब्बा लगा हुआ है। उस प्रकार का भी बर्तन यहाँ पे पाया गया है। और उस प्रकार के बर्तन को क्या कहा गया है भाई, एरिटाइन वेयर कहा गया है, विच वॉज नेम्ड आफ्टर अ सिटी इन इटली ऑल्सो फाउंड हियर। सोचो, मतलब जो बर्तन हमारे लाल कलर के होते थे जिसके ऊपर स्टैंप लगा हुआ होता था, इस प्रकार के बर्तन को क्या कहा गया है, एरिटाइन वेयर कहा गया है। और ये एरिटाइन वेयर जो नाम पड़ा है इसका, एक्चुअली एक शहर के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये शहर कहाँ है बताओ, इटली में है। इसका मतलब आप ये साफ समझ सकते हैं कि अरिकामेडू में इटली से भी सामान आता था। तो सोचो ये अरिकामेडू बहुत ही फेमस जगह उस समय पर का हुआ करता था। आगे एम्फोरे एंड, यहाँ पे एंड कर लीजिएगा आप लोग, HAND हैंड लिखा हुआ है लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे एंड कर लीजिए, केवल AND एंड, ठीक है। तो एम्फोरे एंड एरिटाइन वेयर वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू अ स्टैम्प्ड माउल्ड। कहने का मतलब सिंपल सा है कि ये एम्फोरे या फिर एरिटाइन ये सब किससे मिल के बना हुआ होता था, क्ले से, यानी कि मिट्टी का बना हुआ होता था। और मिट्टी का बना के इसको अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर दे के इसके ऊपर स्टैंप लगा देता था। स्टैंप मतलब अलग अलग जगह पर मोहर लगा देता था ताकि वो देखने में खूबसूरत लगने लगे। अलग अलग प्रकार का डिजाइन बना देना, स्टैंप लगा देना इस प्रकार का, ताकि वो खूबसूरत देखने में लगे। और ये चाहे बात हो एम्फोरे का, चाहे बात हो एरिटाइन वेयर का, ये सब मिट्टी से मिलके बना होता था और बहुत ही सुंदर देखने में लगता था। सोचो एम्फोरे कहाँ से आ रहा था बताओ, एम्फोरे आता था मेडिटेरियन रीजन से, मतलब यूरोप से, अफ्रीका से, इधर से आता था। ये भाई कहाँ से आ रहा है, एरिटाइन वेयर इटली से आ रहा है। तो सोचो अलग अलग जगह से अरिकामेडू में सामान आते थे, ठीक है। आगे उसके बाद है रोमन डिजाइंड लैंप्स, ग्लासवेयर एंड जेम्स हैव आल्सो बीन फाउंड एट द साइट। देखो रोमन डिजाइन लैंप्स का मतलब हुआ यहाँ पे ऐसे लैंप भी पाए गए हैं जो कि दर्शाता है कि कहाँ का बना हुआ है, रोम का बना हुआ है। सोच लो, इसका सिंपल सा मतलब है कि अरिकामेडू में ऐसे लैंप भी पाए गए हैं। अच्छा, लैंप का इस्तेमाल लोग उसमें पे किस चीज के लिए करते होंगे, लाइटनिंग के लिए, लाइट जलाने के लिए। तो ऐसे भी लैंप पाए गए हैं अरिकामेडू में जो कि रोमन, मतलब रोम का उसमें डिजाइन है, मतलब रोम में जो डिजाइन चलता होगा उस प्रकार का डिजाइन वाले लैंप यहाँ पे पाए गए। सोचो ग्लासवेयर, ग्लासवेयर का मतलब हुआ कांच के बर्तन भी पाए गए हैं इसमें, शीशा के बर्तन भी पाए गए हैं। उसके बाद जेम्स, जेम्स का मतलब होता है मोती, अलग अलग महंगे महंगे मोती भी यहाँ पे पाए गए हैं, पत्थर मोती, हाँ बिल्कुल महंगे महंगे यहाँ पे पाए गए अरिकामेडू में। ऑल्सो स्मॉल डाइंग वैट्स हैव बीन फाउंड एंड इट वाज यूज्ड टू डाई क्लॉथ। यहाँ तक के इस जगह पर छोटे छोटे इस प्रकार के भी चीज पाए गए हैं जिसको कपड़ा रंगने में इस्तेमाल किया जाता था। समझ में आ रही है बात, मतलब यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है स्मॉल डाइंग वैट्स, वैट्स का मतलब होता है टंकी, या फिर आप चाहो तो उसको कुंड भी कह सकते हैं, मतलब छोटा छोटा टंकी टाइप भी यहाँ पे पाए गए हैं जिसमें कपड़ों को रंगा जाता था। ध्यान से इस चीज को आप लोग से याद रखेंगे कि इस जगह पर अरिकामेडू में छोटे छोटे टंकी भी पाए गए। टंकी मतलब सिंपल सा छोटा मोटा बर्तन जैसा समझ लो, थोड़ा सा गहरा वाला बर्तन है ना, मतलब आप उसको कुंड भी कह सकते हैं, मतलब थोड़ा तालाब, तालाब नहीं कह सकते, तालाब तो बहुत बड़ा हो गया, छोटे छोटे कंटेनर जैसे बड़े, मतलब कि वो गड्ढा वाला टाइप, इस प्रकार का टंकी भी यहाँ पे पाया गया है जिसका इस्तेमाल लोग किस लिए करते होंगे बताओ, कपड़े को रंगने के लिए। मतलब उस टंकी में रंग घोर दिया फिर उसमें कपड़े को ये लोग रंगते थे। इस प्रकार का भी यहाँ पे पाया गया है बहुत सारा टंकी।
उसके बाद देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड ग्लास। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चीज पाए गए हैं जिससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर स्टोन के जेवर जेवरात ग्लास है ना, ये सब भी मोती वगैरह बनाए जाते थे। मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मोती के डिजाइन, ग्लास के डिजाइन, जेवर जेवरात इस प्रकार के भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पे कलाकारी का काम बहुत अच्छा होता था। लोग यहाँ पे अच्छा अच्छा डिजाइन के सामानों को बनाया करते थे। तो अरिकामेडू इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद है सम इंपॉर्टेंट डेट्स। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट्स आपके बुक में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ भी लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, पहला है इसमें बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट। बताइए। हाँ, मतलब हमारे इंडिया में आयरन का इस्तेमाल आज से कितना साल पहले स्टार्ट हो गया था? आज से 3000 साल पहले स्टार्ट आयरन का इस्तेमाल हम लोग कर चुके थे, मतलब करना स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया था आज से 3000 साल पहले से। उसके बाद इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क्ड क्वाइंस, मतलब आयरन का इस्तेमाल करना कब बढ़ा, सिटी कब बढ़े, पंच मार्क्ड क्वाइंस मतलब ऐसा सिक्का जिसके ऊपर मुहर लगा रहता है, इस प्रकार के चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कब बढ़ गया? आज से 2500 साल पहले ही बढ़ चुका था। ठीक है, आगे। उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर। यह प्रकार का लिटरेचर होता है संगम, उसको हम लोग बोलते हैं संगम लिटरेचर। मतलब कि संगम लिटरेचर आज से कितने समय पहले स्टार्ट हुआ था? 2300 साल पहले। ठीक है ना, एक प्रकार का लिटरेचर होता था ये। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, इंग्लिश पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, उसी प्रकार का हमारा उस समय पे एक और आता था संगम लिटरेचर, जिसको कि हम लोग आज से 2300 साल पहले ही स्टार्ट कर चुके थे। आगे उसके बाद है सेटलमेंट इन अरिकामेडू। अरिकामेडू में लोग कब से कब तक रहे थे ज्यादातर? मतलब कि अरिकामेडू सबसे ज्यादा कब से कब तक फेमस था? 2200 बिल्कुल, 2200 साल से लेकर 1900 साल तक फेमस था। कहने का मतलब आज से 2200 साल से लेकर आज से 1900 साल के बीच तक ही ये जगह फेमस था। उसके बाद बहुत सारे कारण हैं इसके तबाह होने के पीछे, क्योंकि समुद्र के बगल में है तो कई बार लहर वहर उठता था, ये जगह गायब हो गया पूरी तरीके से। समझ आ रही है बात? तो बहुत सारे नुकसान भी इस जगह को देखने को मिले हैं। इस तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट डेट भी कंप्लीट होता है और यहीं पे हमारा टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। तो आप लोगों को कोई डाउट इस चैप्टर में? चलिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।